किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 11 को। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। और इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है, तो जो बचा हुआ प्रैक्टिस सेट है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नए नए पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 11 को। सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? इटावा तथा गोरखपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 1948 में इटावा तथा गोरखपुर में प्रायोगिक योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये एक बार BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, दो चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये पहले लागू होता है 2 अक्टूबर 1952 को, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये लागू होता है 2 अक्टूबर 1953 को। तो इन दोनों को एकदम याद रखना है। 2 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं बिहार के अंदर? तो 918। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का लिंगानुपात पूछ ले कितना है, ये तो दिया हुआ है बिहार का, लेकिन पूछ ले इंडिया का कितना है, तो इंडिया का है 943। यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस जिले का है? गोपालगंज का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम जो है वो मुंगेर का है। 3 संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार जो वर्णित है आर्टिकल 29 और 30 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार जो है ये हमारे संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी चर्चा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जिसमें आर्टिकल 29 और 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। 4 कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियां जो है ये सोन भी है, बलान भी है, ढोरी भी है, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रॉयल सीमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, और कोई भी वैसा क्षेत्र जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है वार्षिक में तो वो सूखाग्रस्त कहलाता है। तो रॉयल सीमा जो है यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी के अंदर मासिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी थी, अब मासिनराम है। उसके बाद जो है सबसे कम वर्षा भारत के अंदर वो लेह में होती है। बिहार के अंदर सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा बिहार में औरंगाबाद में। तो इन सब फैक्ट को आपको साथ में याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे पूछ ले या स्टेट लेवल पे पूछ ले, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। 6 आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1991 के समय जब देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत चरम सीमा पे था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था बिल्कुल भी, 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने अपने आर्थिक उदारीकरण से देश को बचाया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7 भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो है ये पौधे के फूल से बनाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 9 भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से दरार आती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जमीन वगैरह जो है वो फटने लगता है।
और भूकंप के तीव्रता को हम किस पे नापते हैं? तो रिक्टर स्केल पे नापते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को तो सिस्मोग्राफी। 10 दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो त्रिपक्षीय संधि जो 1838 में हुई थी उस पर किस किस ने संधि की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, 1838 में त्रिपक्षीय संधि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने साइन किए थे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 11 मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, चैत्य और स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मठ किसको कहते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्तूप कहते हैं कि बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है स्तूप। और चैत्य किसको कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का पूजा गृह जो होता है वो चैत्य होता है। तो ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 12 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुनी संघ की जो स्थापना है ये वैशाली में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और बातें आपको गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान में रखनी होगी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। 13 मुद्रा के सापेक्ष गलत है। इसमें मुद्रा के सापेक्ष में क्या गलत है? तो यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो है वो गलत कथन है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 14 एलिजा परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो होता है ये एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एड्स कैसा बीमारी है? तो एड्स एक वायरल बीमारी, मतलब वायरस से होने वाला बीमारी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 15 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो BR मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हीं के सुझाव में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान में रखेंगे। 11वीं अनुसूची, 29 विषय, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। 16 घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था किसका साधन है? राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 17 निम्नलिखित में कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? तो हुमायूं जो था वो 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था, यानी कि इसको अपने गद्दी से मतलब गद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। हुमायूं को शेरशाह ने हराया था बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में। उसके बाद क्या किया था? देश से बाहर भगा दिया था। उसके बाद 15 वर्षों के बाद जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की, तो उसके बाद ये फिर वापस आता है और उसके अगले साल ही सीढ़ी से गिर के लाइब्रेरी के अंदर और मर जाता है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि एक लड़खड़ाता जीवन हुमायूं को प्राप्त हुआ। तो यही जो है हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू भाइयों ने की थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलग हुआ था। दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में ये अलग हो गया था। तो इसको ध्यान में रखना है। 19 अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अल बरूनी ने महमूद गजनवी के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अल बरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत भी आया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसने इसके राज्यकाल के बारे में वर्णन किया है। जिसके साथ आएगा उसी के बारे में वर्णन भी करेगा। 20 गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1675 में। और ये गुरुओं के क्रम में कितने नंबर के गुरु थे? गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। एक और गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने 1606 में फांसी दे दी थी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, जिनमें पहले थे गुरु नानक देव और आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुरु तेग बहादुर, इनको ये 9वें गुरु थे जिसे औरंगजेब ने फांसी दे दी।
उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव, जिसे जहांगीर ने फांसी दे दी। तो इन सब बात को आपको याद रखना होगा। 21, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे पहले हैदर अली की जो मृत्यु है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी, जिसके बाद टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए कि टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें से दूसरे में हैदर अली मर जाते हैं जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी होते हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं, लेकिन चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े आपको कुछ संधि को भी पता होना चाहिए। इसका संधि का एक ट्रिक है, महा, मंगल, श्री। 3 संधि होगी, क्योंकि चौथे संधि में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। पहला संधि जो है ये मद्रास की संधि है, दूसरा मंगल से मंगलौर की संधि, और श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये 3 संधियाँ होती है, इसको आपको याद रखना है। 22, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो भारत का जो अधिक व्यापारिक संबंध था वो चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौर्य काल से आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 23, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA, इसकी स्थापना 1928 में कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पूछे कि कौन किए थे इसका स्थापना? तो भगत सिंह के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 24, निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे सबसे गहरा पॉइंट किसका है? तो मैरीना ट्रेंच, प्रशांत महासागर के अंदर लगभग 11,000 मीटर जो है वो गहरा है समुद्र तल से। 25, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो सर्वोदय की मान्यताएं जो है गांधी जी ने अनटू दी लास्ट से ग्रहण की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी जी इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 9 जनवरी को। इस वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ जो थे वो हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 26, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला पूछ रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? तो सर्वहितैषी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक पुस्तक है द बिहार हेराल्ड, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन, जो कि 1875 में शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 27, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरफ कथन दिया हुआ है, इस तरफ वक्ता दिया हुआ है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ये किसका कथन है? लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन के समय जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इन पे लाठी चलवाई गई थी, तो उसी के समय इन्होंने ये बात कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये लाला लाजपत राय का कथन है। बी है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन जो ए बी का 2 है। तीसरा है, सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का कथन है। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? इसके अंदर विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये पहले थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। 1940 के अंदर व्यक्तिगत जो है आंदोलन स्टार्ट किया गया था। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। तो ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी के अंदर भी पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। 29, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो है ये उग्र विचारधारा के पोषक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कांग्रेस का जो उदारवादी कांग्रेस का जो काल था वो 1885 से लेके 1905 तक था। उसके बाद क्या होता है, 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं, तो इसकी नींव पहले से ही रख दी जाती है 1905 का बनारस अधिवेशन से ही। और 1950 से 1919 जो है ये उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है। उसके बाद गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं। उसके बाद गांधी युग की शुरुआत होती है कांग्रेस के अंदर 1919 से लेके 1947 तक। तो ये 3 काल है कांग्रेस का, इसको आपको पता होना चाहिए। 30 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? चुनावों का विरोध करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 के बाद ये अगले वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके जो है स्वराज दल का स्थापना करते हैं, जिसमें अध्यक्ष CR दास होते हैं और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 31 भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो उत्तर भारत में जो है ये पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि उत्तर भारत में नदियों का एक बहुत ही बड़ा पिंडारा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा नई मिट्टी आती है और नई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मिट्टी को जो है 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है भाबर, दूसरा होता है तराई, तीसरा होता है बांगर और चौथा होता है खादर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 32 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके 5 तरह के रिट को जारी करती है। पूछ ले कि हाई कोर्ट कितने तरह के रिट के जारी करती है? तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट को जारी करती है। रिट के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का उपयोग करके रिट जारी करती है। आर्टिकल 32 ये किसके अंदर आता है? मौलिक अधिकार के अंदर आता है, जो कि 12 से 35 तक है। 33 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 1, 2, 3 ये अध्यादेश से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। इसी को इंटरचेंज करेंगे थोड़ा सा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च तो उनका 123, राज्य के अंदर राज्यपाल सर्वोच्च तो उनका 213। बस आपको ऐसे याद रखना है। तीनों में 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3, बस प्लेस इंटरचेंज में ऐसे आप याद रख सकते हैं। 123 213, 213 राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल के अध्यादेश से। 34 राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। यह कथन जो है यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप अगर संविधान संशोधन करना चाहते हैं तो आप या तो पहले लोकसभा में या पहले राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी से भी पारित होकर दूसरे में जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा से पारित होकर ही राज्यसभा में जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। संविधान संशोधन से आपको एक चीज़ याद रखना है, आर्टिकल किस में है? 368 में है, और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। 35 राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य का राज्यपाल जो होता है यह कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसकी जो नियुक्ति होती है, राज्यपालों की नियुक्ति, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 में इस बात की चर्चा है। आर्टिकल 164 में किस बात की चर्चा है? कि राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। 36 भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे देश में ये कैसे होता है? तो एक होता है विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो इसकी जांच करती है। तो कार्यपालिका जो होती है वो हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका में कैसे लोग होते हैं? जो पहले से विधायिका में होते हैं। और ये सभी जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। विधायिका में उत्तरदायी कहने से क्या मतलब है? कि सारे लोग सांसद के अंदर बैठते हैं और ये लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन सामूहिक रूप से संसद के प्रति। इस बात को आपको याद रखना है। 37 निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ये औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का है। तो 2 और 4, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा कि केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची की परिकल्पना हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। इस बात को याद रखना है। आर्टिकल 246 के अंदर 3 प्रकार के सूची की चर्चा है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और किस अनुसूची में इन सूचियों की चर्चा है? तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें अनुसूची के बारे में चर्चा है। इस बात को भी पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 39 उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है ये किस राज्य में होता है? तमिलनाडु के अंदर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठंडी के दिन में भी बारिश जो है वो तमिलनाडु में ही होता है। अभी जैसे तमिलनाडु में बाढ़ आया हुआ है। 40 भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील। ये जो है विश्व का सबसे गहरा झील है। कहाँ पे है? रशिया के अंदर है। 42 सीढ़ीदार खेती यानी टेरेसिंग कल्टीवेशन अधिक होती है। कहाँ पे होती है ये अधिक? तो पर्वतीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 अगस्त 1952 में किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। और इसी को अभी हम नीति आयोग के तौर पे जानते हैं। इसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। 44 भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो ये आयकर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनकम टैक्स। और भारत के अंदर आयकर की शुरुआत कब से हुई थी? 1860 के अंदर। उसी समय से इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। 45 परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह जो साधन है यह है मौद्रिक नीति का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और आरबीआई जो है यह एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 46 अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? तो ये कौन सा सैटेलाइट है? IMS-1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता है? तो लक्ष्य सेन ने किसे हराया है? तो ली सिफेंग जो कि चाइना के हैं, इन्हें हराकर योनेक्स कनाडा ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 48 संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं चिदानंद राजघट्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो ये है अजय लांबा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में किसने भारतीय दल का नेतृत्व के रूप में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो ये पूछ रहा है कि एशियाई खेल में भारतीय दल का नेतृत्व करता कौन था? तो ये जो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों थे। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि 2023 का एशियाई खेल चाइना के अंदर हुआ है, ठीक है। 51 ट्रेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मील टेस्ट जो है ये हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 52 कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो 2023 में बोरलॉग फील्ड अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है ये है स्वाति नायक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 53, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी क्षतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो क्षतिज ऊर्जा जो है ये n² गुना हो जाएगी। अगर संवेग को n गुना कर देते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है p²/2m। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि हम p² को p को दुगुना कर देंगे। तो p की जगह पे हम क्या करेंगे? n लिखेंगे, n का दुगुना यानी n² गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 54, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो CD जो है यह प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57, निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो कंकालीय संरचना से कौन संबंधित है? तो ये है जांघ की हड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी भी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, FEMER। 58, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका जो त्वरण है वो G ऊर्ध्वा पर ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 60, निम्नलिखित में क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है? तो डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन डी जो है ये गुणसूत्र संबंधित जो है ये 21वां गुणसूत्र जो होता है, 21वां गुणसूत्र त्रिसूत्री से बनता है डाउन सिंड्रोम। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 61, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। पहला है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, ये सही बात है। मोतियाबिंद, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर, ये भी होता है पराबैंगनी किरणों से। और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना % ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? 1% ऊर्जा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63, एक समान वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है? तो चाल अचर एवं वेग चर रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया कहलाती है? आसवन कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी को हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, जो कि ठोस से सीधा गैस में चेंज हो जाती है। 66, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो वह जो है यूरिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पूछ ले कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? 46। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। 67, कोरल बनने का मुख्य संबंध है, तो किससे है? तो एंथोजोआ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोरल क्या है? यह एक प्रवाल भित्ति है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत ही फेमस प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। 68, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन पुरस्कार में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है जोकोबस हेनरिका वेंट ऑफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मिला था 1901 में इनको। 69, सुमेलित करना है गोबर गैस, और मतलब पूरा गैस का नाम है उसके फॉर्मूले से। तो गोबर गैस क्या होता है? मीथेन, CH4। कोल गैस क्या होता है? H2 + CH + CO।
वाटर गैस क्या होता है? CO+H2, बच गया प्रोड्यूसर गैस CO+N2। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। 70, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज जो है ये आमाशय से निकलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें मिश्रण जो होता है यह फेरस ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73, पल्वमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है यह बारबरा मैकलिनटोक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जंपिंग जीन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, आपको ये पता होना चाहिए। 74, मक्खन वह कोलाइडल है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 1s2 2s2 2p6। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा जीके जीएस साइंस उसके बाद करेंट सब इंक्लूडेड 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी 75 क्वेश्चंस उसका जो फोटो है आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करेंट अफेयर्स, पूरा जीके, पूरा साइंस सब इंक्लूडेड जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, दोस्तों में शेयर किया करिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।